हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मार्केट खुलते ही, आज मैं ये वीडियो मंडे को बना रहा हूँ और मार्केट खुलते ही 1.5% गिर गया और लोगों में तबाही मच गई एक तरीके से कि भाई इससे पहले तो मार्केट गिरा ही नहीं है और मार्केट गिरने का रीज़न क्या है, ये सब वगैरह वगैरह बातें। आपने कई सारे यूट्यूबर्स को सुना होगा कि यार वो आते हैं यूट्यूब पे, बोल देते हैं 4-5 स्टॉक्स, फिर उसके बारे में कभी बात ही नहीं करते अगर वो गिर जाते हैं तो मैं ऐसा यूट्यूबर हूँ नहीं। मैं आपको जेन्युइनली जो मेरे स्टॉक्स गिर गए हैं उनके बारे में भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी ब्रॉड मार्केट फॉल चल रही है तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। तो एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले निफ्टी लेवल्स की बात करता हूँ एंड उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो गिर गए हैं और जो मेरे पोर्टफोलियो में भी हैं। राइट, एक थोड़ा बहुत आपको मार्केट का आइडिया लग जाएगा कि चल क्या रहा है, तो मैं एटलीस्ट अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर कर दूँगा। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं एंड ये चार्ट मैं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ अपनी यूट्यूब मेंबर कम्युनिटी पे। मैं ऑलमोस्ट डेली पोस्ट करता हूँ इस चार्ट को एंड इसमें मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि देखो यार, मार्केट अभी इस लॉन्ग टर्म चैनल से, ये लॉन्ग टर्म चैनल है एंड इससे काफ़ी ऊपर है। राइट, एंड वो यहाँ तक गिरेगा। सो ये ऑलमोस्ट गिरावट कंप्लीट हो चुकी है। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया था इंग्लिश में जो आप यहाँ कहीं देख सकते हो, जिसमें मैंने बोला था कि करीब करीब 15% के आसपास गिरावट हो सकती है फ्रॉम द टॉप। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि क्या निफ्टी इस चैनल को ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है, कि यहाँ पे कहीं आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। मेरे हिसाब से 15% की गिरावट होना फ्रॉम द टॉप बिल्कुल लाजमी बनता है। राइट, इट्स नॉट एज इफ कि इस तरीके की गिरावट होती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 20% से ज़्यादा की गिरावट होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यूजुअली 20% जो एक नंबर होता है उसको बोलते हैं बेयर रन, कि अगर मार्केट अपने टॉप से या रिसेंट टॉप से 20% या उससे ज़्यादा करेक्ट हो जाए तो एक तरीके का होता है बेयर रन का स्टार्ट होना। राइट, टेक्निकल टर्म्स में। अब ऐसा क्यों कि भाई आज मार्केट 1.5% गिर गया, इसका क्या आंसर है? इसका कोई आंसर नहीं है, इसका सिर्फ टेक्निकल आंसर है कि देखो मार्केट यहाँ तक गया था, अभी क्या हो रहा है कि मार्केट अब अपना नया एक कंसोलिडेशन पॉइंट ढूंढेगा। कंसोलिडेशन पॉइंट का मतलब कि ऐसा कहीं ऐसा हो सकता है ऐसे कंसोलिडेट कर जाए, ऐसे गिर के कंसोलिडेट कर जाए, तो ये हो सकता है नया चैनल बन जाए जो कंसोलिडेशन चैनल बनेगा। उसके बाद हो सकता है ब्रेकआउट आ जाए यहाँ पे कहीं जाके। तो इस तरीके की चीज़ें होती है मार्केट में। इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप ऐसा कोई आंसर खोज नहीं पाओगे। वो फालतू के कमेंटेटर्स, एनालिस्ट आ जाते हैं, वो बेकार की बातें करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इसराइल में कुछ क्राइसिस हो रही है इसलिए वो मार्केट गिर गया, वगैरह वगैरह बातें। ऑनेस्टली कुछ नहीं है, टेक्निकल रीज़न है उसके गिरने का। मार्केट ने इतना रनअप दे चुका है मार्केट, इसलिए वो गिर गया है। सिंपल सा पॉइंट है। राइट, कोई ये पहली बार नहीं हुआ है, हजारों बार हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए इस चीज़ को लेके। बहुत पुराना आपको बाबा आजम के ज़माने का डेटा नहीं दिखाता, आपको रीसेंट डेटा ही दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 2021 की फॉल थी। राइट, ये गिरावट जो थी ये 10% के आसपास की गिरावट थी। ये गिरावट 10% थी, ये गिरावट करीब करीब 10% थी। तो 10% गिरावट पिछले 3 या 4 बार हो चुकी है। तो 10% या उससे ज़्यादा की गिरावट पिछले 3 या 4 साल में 4 बार एटलीस्ट हो चुकी है। तो ऐसा जो अभी गिरावट चल रही है वो ऐसी कोई नई गिरावट नहीं आ गई है मार्केट में जिसको लेके आप परेशान हो। तो ये तो हो गया मैक्रो कमेंट्री। अब बात करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की। अब ऐसी ऐसी बातें उठ रही हैं कि भाई साहब, कि जिस स्टॉक के बारे में आपने बात करा वो गिर गया, आप दुनिया के सबसे बेकार एनालिस्ट हो, ये वो। भाई मैं आपको कोई पुश तो कर नहीं रहा हूँ कि आप खरीद लो। आपको जहां से अच्छी जानकारी मिल रही है आप वो एब्जॉर्ब करें और अपने हिसाब से एक्ट करें। कोई आपको पुश नहीं कर रहा है कि आप ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक खरीद लो। तो कृपया करके अकाउंटेबिलिटी लें। बिना अकाउंटेबिलिटी के किसी का कोई पैसा नहीं बनता। राइट, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक जिसको लेके बहुत चर्चा हो रही है वो है बंधन बैंक। कि भाई आज बंधन बैंक 2.5% गिर गया है और बिल्कुल ही मतलब बर्बाद स्टॉक है। एंड अपने टॉप से कितना गिर गया है? तो अपने टॉप से आप देख सकते हो कि यार ये कंसोलिडेट करना शुरू हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था और अभी तक ये वापस नहीं आया है, अभी और भी गिरता चला जा रहा है। तो मैंने इस स्टॉक को कभी करीब करीब यहाँ पे पिक करा था। राइट, फिर मैंने और अपनी पोजीशन बना ली यहाँ पे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि और पोजीशन बना लूँ यहाँ पे। अब ऐसा क्यों? राइट, एंड क्योंकि अभी तो जिनने यहाँ पे खरीदा वो भी नुकसान में है, जिनने यहाँ पे खरीदा वो भी नुकसान में है, जिनने यहाँ पे खरीदा वो भी नुकसान में है। तो सब शुरू हो जाएंगे कि यार बंधन बैंक से तो फालतू बैंक है ही नहीं, ये वो रिस्की स्टॉक है, वगैरह वगैरह बातें। अब देखिए बेसिकली ना, जब भी आपको डर लगता है ना किसी भी कंपनी में कि हमने खरीदी और वो स्टॉक 3-4% नीचे चला गया तो अब क्या करें, तो सबसे पहले तो जाके आप नंबर्स एनालाइज कर लो कि उसमें प्रॉफिट, रेवेन्यूज के क्या हालात चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि रेवेन्यू जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। तो जो हम दिन भर बैठ के बात करते रहते हैं कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए, बिजनेस एनालिसिस आनी चाहिए, भाई ये सब एनालिसिस करके पहुंचोगे कहाँ? प्रॉफिट और रेवेन्यू नंबर पे तो पहुंचोगे। तो अगर कोई कंपनी अच्छे प्रॉफिट दे रही है, अच्छे रेवेन्यू दे रही है
उसका स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि हमेशा के लिए वो स्टॉक प्राइस बर्बाद हो गया और कभी अपनी पीक पे पहुंचेगा नहीं। तो वापस चलते हैं स्टॉक प्राइस पे, राइट। सो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, तो इसकी रीसेंट हाई क्या थी स्टॉक प्राइस की, तो यहाँ पे आप कभी मान सकते हो करीब करीब 408। अब ये पुराना तो भूल जाओ डेटा, राइट। सो 400 के आसपास था, अभी कितना है 168 है। तो ये स्टॉक यहाँ से ट्रिपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यार अब आप एक बात बताओ कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका किसी स्टॉक पे 200-300% रिटर्न बनेगा और आप उसको होल्ड करने को भी तैयार नहीं हो अगर आपका 30-40% नोशनल लॉस हो जाए, कि ऐसे नहीं चलता ना काम। अब जो लोग हैं जिनको इच्छा होती है कि भाई हमारी नौकरी ऐसी लग जाए कि हमें ना 10 लाख रुपए महीना मिले, भाई जब 10 लाख रुपए महीना आपको मिलते हैं तो आपसे काम भी कराया जाता है। ऐसे थोड़ी कि आप आराम से बीच में पड़े हुए हो मगरमच्छ बन के और आपके अकाउंट में पैसा आते ही चले जा रहे हैं 10 लाख रुपए महीना, नहीं, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो एक कॉमन सेंसिकल सी चीज़ें होती हैं, लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो अभी हो कुछ नहीं रहा है, एंड यहाँ पे आप देखोगे कुछ अच्छे साइंस आ रहे हैं एक्चुअली कंपनी के कि रेवेन्यू प्रॉफिट्स वगैरह बढ़िया है, ऐसा कुछ उसमें इशू नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम भी बढ़ रही है, ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, बिल्डिंग्स का साइज, तो ये भी बढ़ रहा है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। तो अभी बहुत अच्छा चांस है कि ये रिवर्सल हो जाए। अभी समस्या ये है कि टेक्निकली ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अब और भी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, और भी हो सकता है नीचे चला जाए 10-15-20%, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या ये वापस आएगा? बहुत अच्छी संभावना है कि ये वापस आए। तो यहीं पे कॉन्वर्सेशन इस स्टॉक को लेके खत्म करते हैं, अगले स्टॉक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है पीवीआर आइनॉक्स। ओके, सो पीवीआर आइनॉक्स ये मैंने करीब करीब 6 महीने पहले ऐड करा था। इनफैक्ट अभी आप देखोगे आज, तो आज इसमें तबाही मच गई थी, करीब करीब ये 8% गिर गया था, एंड अभी थोड़ी सी रिकवरी आ गई है, तो 5.2 दिखा रहा है यहाँ पे, राइट। मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स वीडियो बना रहा हूँ ये। तो अब आप देखोगे कि यार अच्छा पिछले 6 महीने में क्या हालत रही है पीवीआर आइनॉक्स की, क्योंकि आज तो लोगों ने हल्ला मचा दिया कि पीवीआर आइनॉक्स से बेकार स्टॉक है ही नहीं, क्योंकि एक महीने में आप देखोगे तो 8% गिर गया है, लेकिन आप 6 महीने बेसिस पे देखोगे तो अभी भी 12.5% ऊपर है। ओके, सो पहली चीज तो ये कि पीवीआर आइनॉक्स बहुत ज्यादा गिरा नहीं है अगर आप 6 महीने के हिसाब से देखो। अब आप सिर्फ यही मतलब आज की डेटा देखेंगे, पिछले हफ्ते की डेटा देखेंगे, एक महीने की डेटा देखेंगे, तो फिर यार आप ऐसे आज ऐसा थोड़ी है कि आप आज खरीदोगे कल बढ़ जाएगा स्टॉक। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। ओके, अब कुछ आपको ना फंडामेंटल बातें पता होनी चाहिए। जैसे पीवीआर आइनॉक्स जो है वो एक तरीके की स्मॉल कैप कंपनी मानोगे इसको, ये कोई बहुत ज़्यादा इसका मार्केट कैप नहीं है आज के सिनारियोस को देखते हुए, अब टेक्निकली वो स्मॉल कैप में नहीं गिरेगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि ये कंपनी जो है वो टर्न अराउंड से जा रही है। टर्न अराउंड का मतलब क्या है? पहले ये कंपनी होती थी सिर्फ पीवीआर, अब इसका मर्जर हो गया, इनफैक्ट एक्विजिशन कर लिया इसने आइनॉक्स का, तो अब ये कंपनी बन गई पीवीआर आइनॉक्स। एंड ये एक मोनोपोली कंपनी है, जो आपकी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वगैरह की जो मोनोपोली है वो पीवीआर आइनॉक्स के पास है, और इसका कंपेटिटर बताओ आप कौन है? कोई नहीं है। सो पीवीआर आइनॉक्स ले दे के कंपनी बचती है जो इस सेगमेंट में अभी एक्टिव है। और इन सब का अंडरपिनिंग ये होती है कि आपकी ब्लॉकबस्टर मूवीज आ रही हैं कि नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि पीवीआर आइनॉक्स की कमाई होगी तभी जब लोग मूवी थिएटर्स जाएंगे। अगर मूवी थिएटर्स जाना बंद कर दिया लोगों ने तो यार बेकार हो जाएगा, है ना, नहीं चलेगा उस सेंस में। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है, तो उसका थोड़े नंबर्स देखते हैं। तो आप सबसे पहले तो रेवेन्यू नंबर्स देखो कि कोविड क्राइसिस पहले इसके रेवेन्यू नंबर्स क्या थे। इसके 3-3.5 हज़ार के आसपास थे, अभी इसके क्या है आप ये देखो, ये इसके रेवेन्यू नंबर्स हैं। तो रेवेन्यू नंबर्स भी आप ऑल टाइम हाई बोलोगे ऑलमोस्ट। ओके, आप बोलोगे यार ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है, ये वो, भाई उसकी लॉस मेकिंग कंपनी इसलिए है क्योंकि उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गए थे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों बढ़ गए थे? क्योंकि जब एक्विजिशन होता है तो यार उसको ऑप्टिमाइज करने में टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई थिएटर है, उसको हटाना चाहते हैं वो, अब उसमें लीज है, अब उसको थोड़े दिन ऑपरेट नहीं करेंगे, तो आप ये ऑपरेटिंग कॉस्ट तो उससे बन रही है, लेकिन आपका रेवेन्यू कुछ खास हो नहीं रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो थी, इनने बहुत सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी बढ़ इसलिए गई बिकॉज ऑफ मर्जर, कि बहुत सारे डेड थिएटर होंगे इनके, या बेकार से एसेट्स होंगे जो इनको लिक्विडेट करने। तो ये चीज टर्न अराउंड आएगा, और आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट टर्न अराउंड पे था, राइट। इसने अपने कॉन्स्टेंटली जो नेगेटिव प्रॉफिट्स है उसको कम करते गए। सिमिलर स्टोरी हुई थी जोमैटो के साथ, राइट। तो अभी थोड़े दिन का पेन है, इट्स नॉट एज इफ ये पेन हमेशा बना रहेगा। मोनोपोली प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, ऐसी कोई इसमें क्लीन मैनेजमेंट कंपनी है। हिस्ट्री में जाएं तो ये प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी रही है, ऐसा नहीं कि यार प्रॉफिट जनरेट कर ही नहीं पाती। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस तरीके की मूवीज आ रही हैं। अभी इशू ये हो रहा है कि अच्छी मूवीज नहीं आ रही हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि यार अच्छी मूवीज कभी आएंगी नहीं। अभी आप 1-2 साल रुक के देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि यार स्मॉल कैप कंपनी है, डबल होने के चांसेस रहते हैं इस चीज में। अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक की, जो है HDFC बैंक, राइट। HDFC बैंक के बारे में मैं तो 2-2.5 साल से जुटा रखा है स्टॉक, बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, राइट। तो अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो एक साल में इसने 15% ग्रोथ दी है, 6 महीने में 13, एक महीने में 4। ये आप देख सकते हो कि इसमें कोई खास गिरावट नहीं हुई है।
अब क्या हो रहा है कि अब HDFC बैंक जो है वो बन गया है एंटी मार्केट इन द सेंस कि वो मार्केट को संभाल रहा है एक तरीके से, राइट? क्यों? क्योंकि HDFC बैंक अपनी चरम सीमा डिस्काउंट पे है, राइट? इससे ज्यादा डिस्काउंट होना बहुत मुश्किल है एंड वो अब रिफ्लेक्ट हो रहा है प्राइस में कि उसको इतना पीट दिया गया स्टॉक को, जबरदस्ती होल्ड करके रखा गया कि अब जब मार्केट गिर भी रहा है तो HDFC नहीं गिर रहा है। लेकिन होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि लोग पकड़ लेते हैं स्टॉक्स अपनी पीक पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। तो अगर हम डी मार्ट पे जाएं तो डी मार्ट यहाँ तक पहुंचा था, ये अपनी पीक पे था एंड तब भी मैं बोल रहा था कि यार ये स्टॉक गिरेगा, तेरे बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक गिरेगा, क्योंकि ये बहुत हाई पी पे चल रहा था ये वाला स्टॉक। इनफैक्ट अभी भी गिरने के बाद भी इसके पी रेशियो 95 है। एंड पी क्या होता है? पी बहुत ज्यादा नैरेटिव ड्रिवन गेम होता है। नैरेटिव ड्रिवन गेम का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हवा चल रही है कि यार इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, 10 मिनट डिलीवरी, ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं, ये वगैरह वगैरह, तो लोग मार्केट इसके पीछे भागने लग गया। सिमिलरली हवा चली थी ईवी में कि यार ईवी से अच्छा कुछ है ही नहीं। अब देख लो ओला इलेक्ट्रिक की हालत, अब तो 50-60% डिस्काउंट पे चल रहा है स्टॉक। सो ये हवाबाजी हो जाती है थोड़ी सी। तो होता है क्या है कि डीमार्ट बहुत अच्छी कंपनी है, कोई इसमें बिजनेस को लेके समस्या नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एट 95 पी जो एक्सपेक्टेशन है, जो उसके ग्रोथ रेट की, उस एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाना बहुत मुश्किल है इस कंपनी के साइज के हिसाब। अब अगला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में आपको पहले दिखा देता हूं कि ये एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक में, राइट? कि पिछले 3 साल से इसने कितने % रिटर्न दिया है? स्टॉक प्राइस में 0%, ओके, ऑलमोस्ट 0%। सेकंड की पॉइंट, अगर आप इसके प्रॉफिट्स या रेवेन्यूज देखो वो किस रेट से ग्रो हो रहे हैं, वो 50% CAGR के हिसाब से ग्रो हो रहे हैं। ये किस इंडस्ट्री में है? ये लेंडिंग इंडस्ट्री में है कि भाई साहब आपका कॉल कर करके दिमाग खा जाएंगे कि लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो दिन भर, राइट? तो उसमें क्या है कि ये ऐसी ग्रोथ इंडस्ट्री है, लोन की ज़रूरत, पैसे की ज़रूरत सभी को रहती है भारत में, राइट? सो हम लोग एक क्रेडिट डेफिसिट इकोनॉमी है, सो हमारा काफ़ी सारा जो खर्चा करने का एक तरीके से नेचर हो गया है, वो हो गया है क्रेडिट पे, राइट? सो देयरफॉर ये इंडस्ट्री भी ऐसी है कि जो ग्रोथ में रहेगी। तो इस तरीके की कंपनी पकड़ना कोई खराब डिसीजन नहीं है, स्पेशली जब आपको भारी भरकम डिस्काउंट पे वो मिल रही हो, राइट? एंड 3 साल का कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है, अभी परफॉर्मेंस नहीं दी है स्टॉक ने, तो इसका ये मतलब नहीं है खराब हो गया है स्टॉक, राइट? एंड मेरे भी पोर्टफोलियो में, मैं भी इसमें थोड़ा बहुत लॉस में हुआ या ऑलमोस्ट 0% प्रॉफिट पे हुआ, कोई खास मेरा फायदा हुआ नहीं अभी, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बढ़ेगा, बिजनेस वाइज कोई इशू नहीं है। सिमिलरली एक जियो फाइनेंस है। जियो फाइनेंस मैंने एक्चुअली बहुत पहले ले लिया था, इसमें तो मैं अच्छे खासे प्रॉफिट पे हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार इसके बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें हुआ क्या है कि इसमें ना कंसोलिडेशन हो चुका है कि पिछले, अगर आप रफली 1 साल से देखोगे तो 1 साल से स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है, राइट? अब जियो फाइनेंस को होल्ड करने का सेंस क्या है? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोच के देखो तो बजाज फाइनेंस में क्या कहानी चल रही है कि बजाज फाइनेंस या जनरली जो लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि अगर रेगुलेटरी चेंज कुछ हुआ तो बजाज फाइनेंस की अच्छी खासी पिटाई हो जाएगी एक छोटे से रेगुलेशन चेंज की वजह से। अब जियो फाइनेंस आ गया है, राइट? जियो फाइनेंस मार्केट शेयर लेगा सबसे, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मेरे को 100 रुपये डालने हैं तो मैं उसमें से, अगर मैं मान लो 4 अच्छी लेंडिंग कंपनीज पकड़ता हूँ तो मैं उसमें से एक तरीके की हेजिंग करूंगा कि भाई जियो फाइनेंस वाले संभाल लेंगे रेगुलेटर्स, ओके? इसलिए जियो फाइनेंस का एक्सपोजर होना बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है अभी, क्योंकि इसमें 1 साल का कंसोलिडेशन हो चुका है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक अभी अच्छे लेवल पे, ऐसा नहीं कि कोई इसमें दिक्कत है। आप ये एक और चीज समझे कि फाइनेंशियलाइजेशन जो थीम है भारत की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत नीडेड है, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती है कि जैसे यार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, भाई एक बात बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या 5 साल पहले नहीं हो रहा था या 10 साल पहले नहीं हो रहा? तब भी तो मोदी जी थे, तो तब भी करा रहे थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऐसा थोड़ी होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना बंद हो जाएगा, सरकार चेंज हो जाएगी तो वगैरह वगैरह चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा होगा, हर कंट्री में होता है, एक तो ऐसा नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थीम बहुत अच्छी थीम हो गई पर से। लेकिन अगर आप फाइनेंशियलाइजेशन थीम पकड़ो, उसमें क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके की नीड है एंड बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो एक्चुअली में क्लीन कंपनीज हैं, जो प्रॉफिट जनरेट करना जानती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग जानती हैं और या अपनी लेंडिंग जो है उसको मैनेज करके चलती हैं। तो उस हिसाब से ये एक बहुत तगड़ी थीम है, मेरे हिसाब से अभी भी बहुत अच्छा पैसा बना के देगी एंड को जब भी आपको डिस्काउंट में मिले तो आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप अपनी नॉलेज और इंप्रूव करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में तो डेफिनेटली मेरी यूट्यूब मेंबर कम्युनिटी जरूर चेक करिएगा, इसमें मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ, बहुत टाइमली अपडेट्स देता हूँ, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं लिंक डाल देता हूँ नीचे, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून।